हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कल की भांति फिजिक्स सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में, जो कि पार्ट 2 है। कल हमने पार्ट 1 देख लिया है, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन है और 3 और 4 नंबर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो यह भी पार्ट 2 है। बुक देखिए, ये बुक 2 बुक है हमारे पास, पार्ट 1 बुक, पार्ट 2 बुक। तो ये पार्ट 2 बुक है, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर के देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आइए देखते हैं क्या होता है। जब प्रकाश किसी पॉलिश या चिकनी सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया रहता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए इधर समझिए, ये मान लीजिए हमारा कोई चिकना व पॉलिशदार सतह है, ठीक है। पॉलिशदार सतह है, इस पे एक अभिलंब है। क्या है? एक हमारा अभिलंब है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई अभिलंब है। कह रहा प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे गिर रहा है, तो इस पे जब गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है जिस दिशा से वह आया रहता है, ठीक है, जिस दिशा से वह आया रहता है, ठीक है। इसी क्या कहते हैं? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आने वाली किरण होती है वो कोण आई होती है, जो जाने वाली किरण होती है वो कोण आर होती है, ठीक है। इसे हम कोण, यहाँ देखिए, कोण आई और कोण आर से भी ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण प्रत्येक वह भाग जो अपनी समान रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे दर्पण कहते हैं। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण है, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो यहाँ पर दर्पण पर बन रहा है। इसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो ये कोई वस्तु है जिसका अपना प्रतिबिंब बन रहा है, उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। दर्पण में कलई के रूप में लाल ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो जो इसके पीछे कलई किया हुआ रहता है, देखिए, जो ऐसे ऐसे करके हमारे उसके पीछे पेंट रहता है, कह सकते हैं कि इसके पीछे जो मतलब जो कह सकते हैं कलाई किया रहता है, उसे क्या कहते, वो किसका होता है? तो वो लाल ऑक्साइड या पारे का ऑक्साइड से पेंट किया जाता है, जिससे यह कोई भी वस्तु पीछे की ओर ना दिखाई दे, दर्पण पर ही सीधा दिखाई दे। यही होता है हमारा दर्पण। फोकस दूरी किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक, यहाँ देखिए, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। मान लीजिए हमारा कोई एक क्या हो गया? दर्पण हो गया, ठीक है, ठीक है, हमारा क्या हो गया? दर्पण हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहा दर्पण के ध्रुव से, तो यहाँ इसका दर्पण का ध्रुव कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। इसका दर्पण का ध्रुव यहाँ रहता है, ठीक है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, यहाँ देखिए, ये दर्पण का ध्रुव हो गया और यहाँ तक इसकी फोकस दूरी हो गई। फोकस यहाँ देखिए एफ रहता है, वहाँ यहाँ वक्र त्रिज्या रहती है। तो यहाँ दर्पण के ध्रुव से देखिए, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से, जिसको हम पिच दर्शाते हैं, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इससे हम किससे दर्शाते हैं? तो स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं?
तो रेखीय आवर्धन किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। देखिए m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। आई से होता है इमेज, इमेज माने होता है हमारा, कह सकते हैं कि प्रतिबिंब, और हमारा यहाँ देखिए और से होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु। तो क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु हो गया। तो प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ या m इज इक्वल टू v अपॉन u भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा रेखीय आवर्धन प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या प्रतिबिंब की लंबाई को हम v से दर्शाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम u से भी दर्शा सकते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। नंबर 5वां क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक क्या होता है? तो यह किसी माध्यम का वह गुण होता है, यह किसी माध्यम का वह गुण होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी तेज है अथवा धीमी होती है। क्या कहते हैं? यह किसी माध्यम का वह गुण होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि किस प्रकाश की चाल किसी माध्यम में कितनी तेज है या धीमी है। इसे हम n से या फिर म्यू से दर्शाते हैं। इसे हम किससे? n से या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार लिख सकते हैं n इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, यह हुआ हमारा 5 क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो प्यारे दोस्तों, हमने 5 क्वेश्चन देख लिया है। आइए देखते हैं 6वां क्वेश्चन, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं, ये हर साल पूछा जाता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कितना हो जाता है? अपवर्तनांक कितना जाता है? जो अपवर्तन कोण, सॉरी यहाँ पर अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण r 90 डिग्री का हो जाता है। इसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कुछ पहले हमारा कुछ इस प्रकार डायग्राम रहता है, ऐसे आएगी लाइन। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ऐसे रहता है, सघन माध्यम से डायरेक्ट विरल माध्यम में चला जाता है। फिर कुछ परिवर्तन होगा तो सीधे देखिए विक्षेपण, देखिए फिर दूसरी क्रिया होगी तो कुछ इस प्रकार जाकर इस पर सीधे चली जाती है, इसमें कुछ इस प्रकार ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, अब फिर देखिए कुछ क्रिया ऐसे होगी कि सिर्फ प्रकाश ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, यानी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका आर होता है, आर हमारा 90 डिग्री का हो जाता है। ये कोण आई होता है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या कह रहा है। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक कर दें। देखिए क्रांतिक कोण का मान क्या है? तो क्रांतिक कोण का मान कुछ इस प्रकार था। हमने क्या कहा था कि प्रकाश किरण, आने वाली किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका मान, देखिए जब कह रहा है कि जब क्रांतिक कोण इस प्रकार था, ठीक है, क्या क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री था, तो इसमें क्या कह रहा है? क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक बढ़ा देते हैं तो पुनः यह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से यह आया हुआ रहता है। अर्थात कह सकते हैं कि देखिए जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा अधिक बढ़ा देते हैं तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम, विरल माध्यम में न जाकर क्योंकि थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो सघन माध्यम हो जाएगा, तो सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। चाहे तो आप डायग्राम से भी बना सकते हैं। क्या? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
सघन माध्यम में जाती है तो वह क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा देने पर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई हुई होती है। इस घटना को पूर्ण अंतरी परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंग, श्वेत प्रकाश की किरणों, श्वेत प्रकाश की, देखिए यहाँ किरणों लिख लीजिएगा, श्वेत प्रकाश की किरणों का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना या अपने रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस रंगों को हम बिग ब्योर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये हमारा कुछ प्रिज्म हो जाता है, ऐसे रहता है। जब इसमें प्रकाश किरण ऐसे पड़ती है, यहाँ पड़ती है, तो यहाँ पर ऐसे जब जाएंगी तो ये अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किसमें? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। सबसे नीचे होता है हमारा, सबसे ऊपर होता है, देखिए सबसे नीचे वी, फिर वायलेट, फिर इंडिगो, फिर हमारा होता है ब्लू, फिर क्या होता है ग्रीन, येलो, फिर क्या होता है ऑरेंज, और फिर होता है सबसे रेड। ठीक है, ये होती है हमारी क्या? पूर्ण वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश किरणें जब कहाँ पर पढ़ेंगी? तो किसी माध्यम पढ़ेंगी तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। विभक्त होने की क्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। विभक्त होना मतलब फैलाव करना, जैसे इंद्रधनुष का बनना, तो ये भी वर्ण विक्षेपण में आता है। तरंगायत किसे कहते हैं? यदि हम किसी माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण समान कला में स्थिर हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगार कहते हैं। मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है, इसमें कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण समान कला में हो। कैसे हो? समान कला में हो, तो इसे ही कहते हैं तरंगार। समान कला में देखिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इसे कहेंगे तरंगार। 10वां पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट कह रहा है व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब हम किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे एक ही साथ एक ही दिशा में खींच चलती है तो उनके अध्यारोपण के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तो कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ऐसी ही क्रिया को व्यतिकरण कहते हैं। आइए हम आपको समझा देना चाहते हैं। यहाँ देखिए कोई हमारा मान लीजिए व्यतिकरण आपको समझा रहे हैं। कोई मान लीजिए हमारा तरंगार है, देखिए यहाँ पर ऐसे एक बार जाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। उसी प्रकार एक बार इसी ऊपर जाएगा, एक बार ये नीचे जाएगा। देखिए कह रहा है व्यतिकरण, मान लीजिए कोई बिंदु है, कह रहा है एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे, देखिए एक तरंगे ये है, एक तरंगे है, 2 तरंगे हैं, तो कह रहा है अध्यारोपण। यहाँ देखिए अध्यारोपण हो रहा है ना, तो अध्यारोपण पर साथ कोई बिंदु ऊपर जा रही है अधिकतम, यानी अधिकतम हो रही है, तो कुछ बिंदुएं न्यूनतम होती है। देखिए क्या कह रहा है कि कुछ बिंदुओं पर अधिकतम तो कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम, देखिए कुछ बिंदुओं पर अधिकतम हो रहा है तो कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो रहा है। ऐसे ही क्रिया को क्या कहेंगे? व्यतिकरण कहेंगे। तो ये हुआ हमारा टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो प्यारे स्कूलों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।